स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशन में उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। पूरे प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उत्तराखंड में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में स्पेशल टास्क फोर्स की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने करीब 25 लाख कीमत की 200 ग्राम हेरोइन के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तरकाशी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने बोर्ड बैठक में निर्णय लिया कि रामलीला मैदान से सभी रेडी ठेली को मैदान के एक किनारे पर जगह उपलब्ध करवाई जाएगी और साथ ही में हिदायत भी दी कि यदि मैदान के बीच वाले गेट पर सब्जी की रेडी ठेली लगाई तो उन पर पालिका की तरफ से चालान और कार्यवाही की जाएगी। मॉल रोड में कुछ महीनों पहले प्रशासक की ओर से अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, सभी रेडी ठेली हटाई गई, उन जगहों पर बैठने के लिए बेंच लगाई गई, फिर भी लोगों के द्वारा उन्हीं जगहों पर अपनी दुकानें लगाई जा रही थी। मुद्दा जो हमारे पूरे शहर में इसमें जो पिछले साल भर से या 2 साल से जिसकी जो मेन समस्या थी कूड़े की थी, तो उसमें बहुत जल्दी हम लोग इसमें जो है इसका निस्तारण कर रहे हैं और एक्सपर्ट टीम हमारी आ चुकी है यहाँ पे, उनको हमने बता भी दिया है और अपना यहाँ से वो पूरा हम लोग का जो साइट हम लोगों की है वहाँ पे पूरा उसको नाप छाप कर ले गए हैं ताकि हमारा प्लांट जितने भी हम चाह रहे जितने प्लांट हमारे सब एक जगह पर लेंगे और कूड़ा उसी जगह पे आएगा, वहीं से कूड़े का निस्तारण फटाफट होकर कूड़ा वहीं पर समाप्त हो जाएगा। जो रेडी ठेली का क्या बता रहे हैं? रेडी ठेली का हम लोगों ने कल उनकी वार्ता बुलाई थी। मैं चाहता हूं कि नगर क्षेत्र के अंदर माल रोड से अंदर जो नगर क्षेत्र हमारा जितना भी है वो ठेली रहित हो। वहाँ पे ठेली वहाँ पे बिल्कुल ना, मैं जो चलती बड़ी ठेली होती है उसको मैं ठेली को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठेलियाँ सब हमारी जो सब्जी की है, चाहे फल की है, वो सब पीछे रामला ग्राउंड के पीछे वहाँ पे जहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक का इलाका हमारा, वहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं उनको, ताकि लोगों को जो आम चलने की दिक्कत ना हो लोगों को वहाँ पे। जी अध्यक्ष जी, ये कि पूरी खेत वाला बगल में जो पार्किंग बनी है उसका टेंडर लगा 5 साल के लिए, तो ये नगर पालिका के अंडर में है, तो ये पॉसिबल है क्या 5 साल तक रहेगा वहाँ पर टेंडर? देखिए अभी ये प्रशासन के टाइम पे ये कार्रवाई हुई है, इसमें अभी इसमें मैं अभी कुछ इतना कह नहीं सकता। जब तक हम लोग विधिवत राय उसमें न लेके इसमें राय लेंगे हम लोग, तभी इसमें कुछ फैसला कर सकते हैं। इसमें लदाड़ी और जोशाड़ा वाला मेन जो हमारा है वहाँ पे जो जल भराव वाला मामला है उसका हम लोग इसमें मेरी डीएम साहब से वार्ता भी हुई है और इसमें डीपीआर तैयार भी इन्होंने कर ली है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यहाँ पे दौरा है, हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें इस मुद्दे को वहाँ पे रखा जाए, इसकी जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये वहाँ तक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट भी है, इसमें लोगों का सहयोग भी हम लोग को चाहिए, क्योंकि बिना लोगों के सहयोग के हम लोग इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। और मुझे आशा उम्मीद भी है पूरी की सभी लोग सहयोग भी करेंगे और हमारी ये जो समस्या है इसका बहुत जल्दी निस्तारण भी हो जाएगा। अल्मोड़ा जिले के फलसीमा क्षेत्र में जबरन जमीन कब्जाने की कोशिश पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। दिल्ली निवासी एक भूमाफिया के लोग 80 नाली जमीन पर तारबाड़ करने पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते उन्हें लौटना पड़ा। इस मामले को लेकर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसएसपी अल्मोड़ा से मुलाकात की और एसआईटी जांच की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसके बावजूद भूमाफिया जबरन कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। जिसको लेकर गांव में भारी असंतोष है। गांव की ज़मीन बेबंटवारा है, उसका गोल खाते की ज़मीन है, उसके हर हिस्से पर सबका हक है, लेकिन जो है उन लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं और फर्जी रजिस्ट्रियाँ कराई हैं। उस फर्जी रजिस्ट्री को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, बहुत मुश्किल से कोर्ट के ऑर्डर पर दर्ज हुई है। उस कोर्ट के ऑर्डर के पर दर्ज होने के बावजूद भी कोर्ट में पुलिस ने ये रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इसमें रिपोर्ट का औचित्य नहीं है, इसमें एफआईआर का औचित्य नहीं है और उसी आदमी को जांच दी गई। तो पहली बात तो यह है कि हम कह रहे हैं कि जो किसी एक निर्णय पर पहुंच गए हम, तो इसलिए उससे जांच कराना उपलब्ध नहीं है। और दूसरा यह है कि शुरू से लेकर अब तक ये जो पूरा पक्ष है ये भूमाफिया और प्रभावशाली लोगों का प्रश्न है। कल वो गांव में घुस गए थे, उन्होंने गांव में कोशिश की और गांव में भारी असंतोष है। ये बहुत कानून और व्यवस्था का प्रश्न बन रहा है और राज्य की लड़ाई का प्रश्न बन रहा है। तो हमारा कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हो सके तो इसमें एसआईटी गठित होनी चाहिए।
देखिए, यहाँ ज़मीन संबंधी कुछ एक विवाद है। इनका कहना है कि कुछ बाहरी तत्व है जो उनकी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं और साथ साथ में गलत रजिस्ट्री वगैरह कुछ कराई है। इस संबंध में उन्होंने मेरे को एक एप्लीकेशन दी है। हालांकि इसमें एक पहले एफआईआर भी हो रखी है और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी वो प्रॉपर ढंग से चाहते हैं उस विषय में। तो इसके पूरे प्रकरण की मेरे द्वारा भी जाँच कराई जाएगी। उसमें जो भी उचित होगा उसके अनुसार मेरे द्वारा उसमें कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संस्कृत शिक्षा से जुड़े हुए 261 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है। उन्होंने संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान में 2024-25 के लिए 10वीं और 12वीं के कुल 24 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 5,000, 100, 4,000 और 3,000 रुपए की धनराशि दी गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्कृत शिक्षा के छात्र छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि राज्य सरकार संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। और उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस प्रकार का कार्यक्रम न केवल संस्कृत भाषा के गौरव को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक प्रयास सिद्ध होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में संस्कृत भाषा के रुझान के लिए भी, पीढ़ी दर पीढ़ी इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा होता कि मैं भी आपसे संस्कृत भाषा में ही संवाद करता, पर मैं अपने आप को इसमें पूरी तरह से आधा बोलूं आधा न बोलूं अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपसे हिंदी भाषा में ही मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की भांति केवल अभिव्यक्ति साधन मात्र नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, ज्ञान और विज्ञान इस सब का मूल आधार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष मतलब हमेशा प्रयास रहता है कि हमारे काम संस्कृत भाषा में भी आगे बढ़े। कंप्यूटर अगर कोई भाषा समझता है सबसे ज्यादा आसानी से, तो भाषा हमारी देववाणी संस्कृति है। जैसा अभी कैरोला जी बता रहे थे, सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो हमारे समस्त वेद, पुराण और उपनिषदों की जो रचना है वो संस्कृत में की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसीलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत की व्यापकता का प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है कि आयुर्वेद से लेकर योग तक, दर्शन से लेकर गणित तक, साहित्य से लेकर। खबर देहरादून से है, जहां एक निजी होटल में नीति आयोग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन को लेकर चर्चा भी की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन हमारे समाज के लिए एक चिंता का विषय है, जिसको लेकर विशेषज्ञों द्वारा मंथन किया गया। वहीं राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि हमारे जल स्रोत जो सूख गए हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए, जिस पर काम किया जा रहा है। बनाना है, क्या कार्यशाला में मुद्दे रहे और इस पर क्या कुछ सोचते हैं? कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत सरकार के नीति आयोग और पंथ जो हमारा यहाँ का संस्थान है, तो संयुक्त तत्वाधान में पूरे देश भर के लोग जलवायु परिवर्तन और हिमालयी क्षेत्रों में इससे हो रही चुनौतियों से निपटने के लिए इस कार्यशाला में अपने अपने विचार रख रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या हमारे लिए है, बड़ी चुनौती भी है। लगातार हमारे जो जल स्रोत, हमारे नाले, धारे, गधेरे, ये सब सूखते जा रहे हैं, उनके स्रोत कम होते जा रहे हैं। उसको लेकर जहां हम उत्तराखंड में पहले ही इन जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। सारा के माध्यम से लगभग 5,500 ऐसे स्रोतों को फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। और आज जो यहाँ पर मंथन होगा, जो आज लोगों के बीच में विचार आएंगे, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए भी, अन्य हिमालयन राज्यों के लिए भी बहुत लाभकारी होंगे।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जो व्यापारी 31 मार्च तक अपना संपूर्ण कर जमा करा देगा उसे अर्थदंड अदा नहीं करना होगा। इसका लाभ लेने के लिए SPL 01 और SPL 02 फॉर्म भरना होगा। वित्त मंत्री आज देहरादून में टैक्स संग्रहण और जन जागरूकता अभियान संबंधित कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे थे। मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि व्यापारियों को यह छूट 31 मार्च तक ही मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा राजस्व जमा करना है, जिसके लिए सरकार समय समय पर कर जमा कराओ, इनाम पाओ जैसे कार्यक्रम भी करती रहती है। तरफ से एक निर्णय लिया गया था कि जो हमारे देश भर के व्यापारी हैं जिनको एक राहत देने का काम किया गया, जिसे हम एमनेस्टी स्कीम 24 बोल रहे हैं, उसमें वर्ष 17, 18, 18, 19 और 19, 20 में जिन लोगों को जो टैक्स जिसे बोलते हैं कर देने की बात थी, उसमें राहत देने का काम जो नियम 73 है उसमें दिया गया है कि यदि 31 मार्च 2025 तक वो उसके लिए अप्लाई करते हैं और उसको स्वीकार किया जाता है तो उसमें उनका जो मूल टैक्स है, मूल कर है, सिर्फ वही उसको जमा कराना पड़ेगा। उसके ऊपर जो पेनल्टी है या उसका ब्याज है उसको माफ़ किया जाएगा। तो इसके लिए जो हमारा ये कार्यक्रम यहाँ पे हमने आयोजित किया, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जितने व्यापारी हैं, एक तो इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो। तमाम हमारे, आप जानते हैं, हमारे तमाम जो एसोसिएशन के व्यापार मंडल के अधिकारीगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, अनेकों लोग यहाँ पे आए हैं, उनके माध्यम से उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, क्योंकि ये जनता को राहत देने का नहीं, व्यापारी को राहत देने का विषय है। इसमें जहाँ विभाग को राजस्व प्राप्ति होगी, वहीं व्यापारियों में जो एक अनावश्यक उन पर अर्थदंड कहें या ब्याज कहें, उससे उसे मुक्ति मिलेगी। और इसमें ये भी है कि ये 31 मार्च तक जो पैसा जमा करेंगे ये एक साथ भी कर सकते हैं, विभिन्न टुकड़ों में, यानी कि 2, 3, 4 बार जितना भी वो चाहें कर सकते हैं, लेकिन करना 31 मार्च तक ही है। उसके लिए यदि अपील का भी प्रावधान है, यानी कि हर तरह से व्यापारी को राहत देने का इसमें निर्णय किया गया है। तो मेरा मकसद ये था कि पूरे प्रदेश भर में हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ हम इसको एक बार अपने व्यापारी भाई बहनों के साथ हम बैठें, उनके साथ संवाद करें, उनके अंदर कोई जिज्ञासा है उसको भी हम सुने और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं ये विषय। इसके साथ साथ हम ये भी सोचते हैं कि हमारे जितने व्यापारी भाइयों के अन्य भी कोई समस्याएं होंगी, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग यहाँ पे हमने दिया है कि वो अपनी बात कह सकते हैं। अधिकारीगण यहाँ पे हैं, हमारे कर आयुक्त यहाँ पे हैं, अन्य अधिकारीगण हैं, सब उनकी बात को सुनेंगे भी और उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो हमारा व्यापारी वर्ग है उसके साथ बीच में भी हम संवाद करें। तो ऐसे संवाद हमारे द्वारा लगातार किए भी गए हैं, क्योंकि व्यापारी हमारा एक ऐसा वर्ग है जो हमें कर देता है, यानी करदाता है। विभाग का मुख्य यदि आधार है वो तो हमारा करदाता है, नहीं व्यापारी है। उसके लिए मैंने पिछली बार कहा था, घोषणा की थी, और मैं उसको बताते हुए भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि उनका सम्मान करने का जो निर्णय लिया था वो बहुत जल्द हम सम्मान करने वाले हैं। क्योंकि इसके लिए भी हमने एक मकसद ये भी था कि जो ईमानदारी से और अपना टैक्स दे रहा है तो क्यों ना हम उनको सम्मानित करें। ये एक नवाचार हमने अपने प्रदेश में शुरू किया है। ऐसे अनेकों नवाचार मेरे इस विभाग में अनेकों बार हमने किए हैं, तो ये भी उसका एक हिस्सा है। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, और ये भी कोशिश रहती है कि यदा कदा जब भी हम व्यापारियों के साथ बैठें, हमारा एक भाव दूसरे किस्म का हो। एक जैसे एक मन में भाव रहता है टैक्स अधिकारी या टैक्स, वो भाव ना रह के एक आत्मीय भाव हमारा रहे, वो हमारा मकसद रहता है। उसमें हम कहीं वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहे ANB न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा ने 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। सत्र के लिए 30 विधायकों की ओर से अब तक 521 सवाल भेजे गए हैं जो सदन को गरमाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की कार्यवाही के दौरान अनुशासन बनाने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यदि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी हो तो सदन से बाहर आकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को निर्देश दिए हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के बाद भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक
के बारे में निर्णय लिया गया है कि जो कल माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा विधानसभा के अंदर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक होगी। मैं सभी माननीय विधायकों से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि जो जैसी माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण खत्म होगा तत्काल बाद फिर हम लोग उस बैठक में सम्मिलित हों, क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिसे सबसे आग्रह कर रहा हूँ। जो आज तक की परंपरा रही है, चूँकि इस वर्ष का ये पहला सत्र है, तो माननीय राज्यपाल जी का पहले दिन अभिभाषण होगा और दूसरे दिन फिर उस पर चर्चा होगी। हालांकि ये सब बातें कार्य मंत्रणा समिति में बैठ के तय होती हैं, लेकिन एक परंपरा अनुसार मैंने आपको ये बताया। और बजट किस दिन पेश होगा ये भी हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ही तय करते हैं, लेकिन जो परंपरा रही है कि ये इस पहले दिन अभिभाषण फिर उस पर चर्चा के बाद कार्य मंत्रणा समिति में जो निर्णय होगा उसमें फिर हम बजट इस वर्ष का प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा का बजट 18 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरी ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी देहरादून भी मौजूद रहे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे छात्र छात्राओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एक एडवाइजरी जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा बजट सत्र होने जा रहा है और क्योंकि साल का पहला सेशन है तो हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं उनका भी अभिभाषण होता है। तो हमारी पूरी तैयारी है, विधानसभा सचिवालय की पूरी तरह से तैयारी है। आज आपने जैसे देखा था कि जो हमारी बैठक हुई है, रेगुलर बैठक होती है, वो बैठक हुई है और उसमें हर तरह के बिंदुओं पर हम लोगों ने डिस्कस किया और फिर आदेशित किया है अफसरों को कि सत्र बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चले, इसका ध्यान हमको रखना है। इसका जो मेन इशू जो आया था, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम भी बच्चों के हो रहे हैं और इस वक्त बोर्ड एग्ज़ाम का भी समय 10:30 बजे का है, तो ये निर्देशित किया गया है डीएम देहरादून को कि वो सारे स्कूलों को एक एडवाइजरी भेजें कि बच्चों को किसी तरह की समस्या ना हो। तो समय का जो टैली करना है पुलिस के साथ उनसे बात कर लें। साथ ही साथ पुलिस को भी ये आदेशित किया गया है कि किसी भी बच्चे को किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए उसके स्कूल तक पहुंचने में। तो पूरी व्यवस्था ये की जाएगी, चाहे स्कूल बसेस हैं, चाहे बच्चे स्कूल गाड़ियों में जा रहे हैं, जिस तरह से भी जा रहे हैं, बच्चों को किसी तरह की समस्या ना हो। साथ ही साथ मीडिया का ध्यान रखा जाए। साथ ही ये जो हमारा ई नेवा, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं, किस तरह से ई नेवा में हम अपने जो हमारे विधायक गण आएंगे किस तरह से उनकी मदद की जाए। तो इस तरह की बातचीत हुई और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्र बढ़िया तरीके से चलेगा। अभी हमने टैब्स लगा दिए हैं, वाईफाई सिस्टम्स हमने इम्प्रूव सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। मेरा मानना यह है कि कुछ विधायक तो, क्योंकि अब हम लोग सब लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो बहुत दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन जिन विधायकों को दिक्कत है उनके लिए 2-3 अफसरान भी वहाँ पर हम लोग रखेंगे जो उनकी मदद कर सकें। लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कम्प्लीटली पेपरलेस। अभी एकदम पेपरलेस नहीं होगा। जो हम टैब्स में डालेंगे वो पूरा एजेंडा डालेंगे, सारे क्वेश्चंस डालेंगे और क्वेश्चंस के जवाब डालेंगे। कुछ चीज़ें तो हो ही नहीं सकती, जैसे नियम 300 के आते हैं या 58 के आते हैं, वो तो हम अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभिभाषण होगा, उसके बाद हम प्रयास करेंगे, गवर्नर साहब का अभिभाषण अगर हो जाता है उसके बाद अगर सही है तो हम उसको भी डालेंगे, बजट को भी डालेंगे। एकदम से कह देना कि हम पेपरलेस हो जाएंगे, वो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस। विधायकों के लिए ट्रेनिंग के लिए हमने जगह बनाई है, अफसरों के साथ, सचिवालय के साथ ट्रेनिंग हमारे विधानसभा सचिवालय और सचिवालय के बीच में ट्रेनिंग सिस्टम्स हो चुके हैं। कैसे सवाल जाएंगे, कैसे जवाब आएंगे, ये हम लोग कर चुके हैं। लेकिन ये मैं कह दूं कि हम कंप्लीटली पेपरलेस हो जाएंगे, ये अभी स्लोली है, बेबी स्टेप्स हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे हम स्टेप्स ले रहे हैं और उन स्टेप्स के तहत मुझे लगता है 2-3 जब तक हमारे सत्र हो जाएंगे तब तक आई थिंक हम लोग सब कंफर्टेबल हो जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।